एक शब्द होता है जनादेश। ये जनादेश हर 5 साल में आता है और 2024 में वो 5वां साल था जब जनता ने अपना आदेश दे दिया। उम्मीदें कुछ को अलग थीं, कुछ को अलग थीं, लेकिन एक शब्द होता है जनादेश। ये जनादेश हर 5 साल में आता है और 2024 में वो 5वां साल था जब जनता ने अपना आदेश दे दिया। उम्मीदें कुछ को अलग थीं, कुछ को अलग थीं, लेकिन इन उम्मीदों के बीच में जब नतीजे आए लोकसभा चुनाव के तो पता चला कि जनता का आदेश कुछ वैसा नहीं था जैसा दिखाया गया था। नतीजे आ चुके हैं और ये साफ हो चुका है कि देश में एनडीए सबसे बड़ा घटक दल है। लेकिन एनडीए के पास बहुमत होने के बावजूद भारतीय जनता पार्टी ने जो दावा किया था कि अकेले के दम पर तीसरी बार बीजेपी सरकार बनाने में सक्षम होगी, ऐसा नहीं हुआ। वहीं इंडिया अलायंस ने इस बार जिस तरीके से चुनाव मिलकर लड़ा और नतीजा ये हुआ कि इंडिया अलायंस के नंबर्स वैसे आए जैसा शायद कम लोगों ने सोचा होगा। ये सब कुछ हो चुका है और इन सब कुछ के बीच में एक राज्य है उत्तर प्रदेश, वो राज्य जिसने इंडिया अलायंस को सबसे ज़्यादा अच्छी खबरें दी और वो राज्य जिसने बीजेपी को सबसे ज़्यादा निराश किया। ऐसे में अब हम उत्तर प्रदेश के बारे में आपको ऐसी कुछ जानकारियां देते हैं इस चुनाव से जुड़ी हुई, जो जानकारियां आपको सुनने में शायद मज़ा भी आएगा और इस चुनाव को समझने में भी आसानी होगी। तो चलिए उत्तर प्रदेश के बारे में बात करते हैं। उत्तर प्रदेश में लोकसभा की 80 सीटें हैं। इस बार भारतीय जनता पार्टी ने अकेले 75 सीटों पर चुनाव लड़ा। वहीं उसकी सहयोगियों में अपना दल ने 2 सीट पर, आरएलडी 2 सीट पर और सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी ने 1 सीट पर चुनाव लड़ा। बीजेपी ने अकेले जीती 33, जबकि दावा था कि इस बार एनडीए 80 की 80 जीतेगी। तो बीजेपी ने जीती 33, सहयोगी दल आरएलडी ने जीती 2 और दूसरी सहयोगी दल अपना दल 1 सीट पर निपट गई। और सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी की बात करें तो ओम प्रकाश राजभर के बेटे अरविंद राजभर चुनाव हार गए। बीजेपी के एक और सहयोगी हैं डॉक्टर संजय निषाद, जो कि निषाद पार्टी के अध्यक्ष हैं, लेकिन अपनी पार्टी के सिंबल पर अपने बेटे को चुनाव नहीं लड़ाते हैं। बीजेपी के सिंबल पर डॉक्टर संजय निषाद के बेटे चुनाव लड़े लेकिन चुनाव हार गए। अब अगर बात करते हैं इंडिया अलायंस की, तो इंडिया अलायंस में 2 दल थे, या यूँ कहें कि तीसरा एक दल भी आ गया था, जिसमें एक है समाजवादी पार्टी, दूसरी है कांग्रेस और 1 सीट मिली थी टीएमसी यानी तृणमूल कांग्रेस को। तो इस बार इंडिया अलायंस में समाजवादी पार्टी ने 62 सीटों पर चुनाव लड़ा और जीती 37 पर। वहीं कांग्रेस 17 सीटों पर चुनाव लड़के 6 पर विजय हासिल करती है और टीएमसी ने 1 सीट पर चुनाव लड़ा, लेकिन टीएमसी को इस बार लोगों ने पसंद उत्तर प्रदेश में नहीं किया, क्योंकि उत्तर प्रदेश में जनाधार नहीं है। अब ज़रा कुछ रोचक फैक्ट्स पे आते हैं, उसके बाद आपको उत्तर प्रदेश की पूरी कहानी सुनाते हैं। तो उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी लोकसभा के हिसाब से सबसे बड़ी पार्टी बन के उभरी है। ये सबसे बड़ी बात है, क्योंकि अब तक बीजेपी 2014 और 2019 दोनों चुनावों में सबसे बड़ी पार्टी बनी थी, क्योंकि 2014 में बीजेपी को अकेले 71 और एनडीए को 73 सीटें मिली थी 80 में से, और 2019 की बात करें तो बीजेपी को अकेले 62 और उनके सहयोगी को मिलाकर के 64 सीटें हासिल हुई थी। हालांकि उपचुनाव हुआ था जिसमें आजमगढ़, रामपुर जैसी सीटें बीजेपी जीत गई थी। ये जो 64 का आंकड़ा है ये 2022 के बाद बढ़ गया था, लेकिन 2019 के हिसाब से जो एनडीए का आंकड़ा था वो था 64। अब ज़रा बात करते हैं समाजवादी पार्टी की। समाजवादी पार्टी ने 2019 के चुनाव में बसपा के साथ मिलकर चुनाव लड़ा। सपा जीती 5 और बसपा जीती 10। वहीं कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस सिर्फ 1 सीट पर सिमट गई थी, लेकिन इस बार गठबंधन अलग था, सपा के सहयोगी नए थे। कांग्रेस के साथ मिलकर इंडिया अलायंस बना करके समाजवादी पार्टी ने चुनाव लड़ा, तो सपा ने 62 में अकेले 37 जीता, कांग्रेस ने 17 में 6 और इस बार इंडिया अलायंस का आंकड़ा पहुंच गया 43 पर। अब जो रोचक फैक्ट्स हैं जो मैं आपके लिए इकट्ठा करके ले आया हूँ, इसमें यह है कि आरएलडी को छोड़ दें अगर, तो बीजेपी ने 3 नए सहयोगी इस चुनाव में बनाए थे और 3 के 3 सहयोगियों में जो ओम प्रकाश राजभर की पार्टी है 1 सीट पर चुनाव लड़ी, चुनाव हार गई। निषाद पार्टी, जैसे मैंने आपको बताया, बीजेपी के सिंबल पर चुनाव लड़े। निषादों के सबसे बड़े नेता और खुद को पॉलिटिकल गॉडफादर ऑफ फिशरमैन कहने वाले डॉक्टर संजय निषाद अपने बेटे को चुनाव नहीं जिता पाए। अनुप्रिया पटेल
जो कि बनारस के आसपास के इलाकों में प्रभाव रखती हैं, अपनी सीट तो वो मिर्ज़ापुर जीत गई, लेकिन बगल की रॉबर्ट्सगंज सीट पे वो चुनाव हार गई। लेकिन समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन करके राजनीति करने वाले जयंत चौधरी हाल ही में भारत रत्न उनके दादाजी को मिलने के बाद बीजेपी के साथ आए थे। 2 सीटें बीजेपी ने उनको दी थी और दोनों ही सीटें आरएलडी ने जीती। यानी बीजेपी के सहयोगियों में 4 में से जो आरएलडी है वो 2 और 1 पर अपना दल ने जीत दर्ज की, यानी बाकी जो सहयोगी हैं वो काम नहीं आए। अब अगर बाकी बात करें तो बीजेपी की शहरी सीटों पर जो मार्जिन है वो लगभग हर जगह कम हुई है। चाहे वो लखनऊ हो, जहां से रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह चुनाव लड़े, इस बार उनका जो मार्जिन था वो 1,35,000 के आसपास चला गया। वहीं गोरखपुर या तमाम जो महानगर बड़े हैं, या वाराणसी में प्रधानमंत्री की सीट पर भी जो मार्जिन है वो काफ़ी कम रहा। प्रधानमंत्री 1,52,000 वोटों से चुनाव जीते, रक्षा मंत्री 1,35,000 से जीते। और यूपी में बीजेपी की सबसे बड़ी जीत गौतम बुद्ध नगर में हुई, जहां से महेश शर्मा 5,60,000 वोटों से चुनाव जीत गए। अब अगर बात करें कुछ और आंकड़ों की, तो बुंदेलखंड वो हिस्सा है जिसको आमतौर पर पूछा नहीं जाता है। इस इलाके में बीजेपी सभी सीटें जीतती थी। यहाँ 4 सीटें हैं और 4 में से बीजेपी को जीत मिली सिर्फ 1 पर। पूर्वांचल में भी बीजेपी को बड़ा नुकसान हुआ। अगर गोरखपुर के आसपास का इलाका छोड़ दें, जिसमें गोरखपुर, बांसगांव, महाराजगंज, कुशीनगर, देवरिया जैसी सीटें हैं, इन सीटों को अगर छोड़ दिया जाए तो बीजेपी को बस्ती, सलेमपुर, घोसी, आजमगढ़, बलिया, गाजीपुर, ये सारी सीटें पूर्वांचल में हारनी पड़ी। और अगर बात करें सबसे चर्चित सीट की, तो वो है फैज़ाबाद, जिसको अयोध्या के नाम से जानते हैं, लेकिन लोकसभा का नाम फैज़ाबाद है। फैज़ाबाद में इस बार खेल हो गया, और जिस राम मंदिर के नाम पर बीजेपी ने लोगों के बीच एक बड़ा संदेश दिया था, उस अयोध्या के लोगों ने भी बीजेपी को वोट नहीं दिया। और समाजवादी पार्टी के दलित प्रत्याशी 9 बार के विधायक अवधेश प्रसाद इस बार चुनाव जीत गए। कुछ और आंकड़े हैं, जैसे पिछली बार बीएसपी की बात करना इसलिए ज़रूरी हो जाता है क्योंकि बहुजन समाज पार्टी वो पार्टी है जिसके पास एक अपना वोट बैंक माना जाता है कि है। सपा के साथ 2019 में मिलकर चुनाव लड़ने वाली बसपा के 10 सांसद जीते थे। इस बार बीएसपी ना इंडिया अलायंस के साथ थी और ना एनडीए के, लेकिन बसपा का जो वोट शेयर है वो 2019 की तुलना में लगभग 10% गिरा। 2019 में बसपा को 19% से ज़्यादा वोट मिले थे, लेकिन इस बार ये जो नंबर्स हैं ये 9.4 के आसपास आ गए, यानी लगभग 10% वोट में गिरावट। और साथ ही जो बसपा के नंबर्स हैं वो 10 से सीधा 0 पर आ गए। यानी बहुजन समाज पार्टी की स्थिति आज कुछ वैसी ही हो गई जैसी 2014 में थी, लेकिन तब वोट शेयर ज़्यादा था। 2024 में वोट शेयर में भी गिरावट आई। अगर हम बात करें बीएसपी के बरक्स एक दलित चेहरे की, तो एक नया दलित नेता उत्तर प्रदेश में उभरा है जिसका नाम है चंद्रशेखर आज़ाद। चंद्रशेखर आज़ाद को लोग जानते हैं, आज़ाद समाज पार्टी के अध्यक्ष हैं, चुनाव लड़ चुके हैं योगी आदित्यनाथ के खिलाफ। गोरखपुर से विधानसभा का चुनाव हार गए थे, कोशिशें की, राजनीति में काफ़ी वोकल हैं। इस बार नगीना सुरक्षित सीट से चंद्रशेखर आज़ाद ने चुनाव लड़ा और स्थिति ये हुई कि चंद्रशेखर आज़ाद 1.5 लाख से ज़्यादा वोटों से चुनाव जीत गए। तो बीएसपी जो कि 0 पर आ गई, सबसे बड़ी पार्टी दलितों के नाम पर मानी जाती है, और वहीं चंद्रशेखर अकेले चुनाव लड़कर, निर्दलीय के तौर पर चुनाव लड़कर, जहां सामने बीजेपी भी थी और इंडिया अलायंस का प्रत्याशी भी, उन्होंने अपनी सीट जीती। तो एक नया युवा दलित चेहरा उत्तर प्रदेश में 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद उभरता हुआ फिलहाल नज़र आ रहा है। अगर बात करें गढ़ की, तो उत्तर प्रदेश में कांग्रेस की, समाजवादी पार्टी के कुछ गढ़ थे जो 2019 में या 2019 के बाद जो उपचुनाव हुए उसमें ये पार्टियां हार गई थी। और सबसे बड़ा गढ़ था अमेठी, जहां से 2019 में राहुल गांधी चुनाव हारे थे। लेकिन इस बार गांधी परिवार के करीबी किशोरी लाल शर्मा को कांग्रेस ने टिकट दिया और स्मृति ईरानी को हराकर किशोरी लाल शर्मा सांसद बने। दूसरा गढ़ था कन्नौज। 2019 में डिम्पल यादव चुनाव लड़ी थी, सुब्रत पाठक ने उन्हें चुनाव हरा दिया था। और इस बार अपना गढ़ बचाने के लिए या वापस लेने के लिए अखिलेश यादव कन्नौज से खुद मैदान में कूद पड़े, और नतीजा ये हुआ कि अखिलेश यादव ने एक बड़ी जीत कन्नौज से दर्ज करके अपना गढ़ बचा लिया। फिरोज़ाबाद, जहां से समाजवादी पार्टी जीतती रही थी लेकिन 2019 में नुकसान हुआ, सीट हारी, वहां से राम गोपाल यादव के बेटे अक्षय यादव चुनाव जीते। वहीं अगर बात करें बदायूं की, स्वामी प्रसाद मौर्य की बेटी संघमित्रा मौर्य भाजपा के टिकट पर 2019 से चुनाव जीती थी। इस बार आदित्य यादव, जो कि
शिवपाल यादव के बेटे हैं, उनको सपा ने टिकट दिया था और आदित्य चुनाव जीत गए। आजमगढ़ वो सीट है जहां से अखिलेश यादव 2019 में चुनाव लड़कर जीते थे, लेकिन 2022 के यूपी विधानसभा चुनाव में करहल से विधायक बनने के बाद अखिलेश यादव ने जब आजमगढ़ लोकसभा सीट से त्यागपत्र दिया था तो उपचुनाव हुआ और समाजवादी पार्टी वो सीट हार गई, क्योंकि धर्मेंद्र यादव के सामने निरहुआ चुनाव मैदान में थे और लोगों ने निरहुआ को जिता दिया। इस बार समाजवादी पार्टी ने आजमगढ़ सीट बचाने के लिए, जहां से नेताजी भी सांसद रह चुके थे 2014 से 19 तक और जहां से अखिलेश यादव 2019 से 22 तक सांसद थे, उस सीट पर धर्मेंद्र यादव को फिर से लड़ाया और धर्मेंद्र यादव ने भी इस सीट को जीत लिया। यानी कि जो गढ़ बचाने की लड़ाई थी जिसमें कांग्रेस ने अमेठी बचा लिया, तो वहीं समाजवादी पार्टी ने फिरोज़ाबाद, कन्नौज, बदायूं और आजमगढ़ इन सीटों पे जीत हासिल कर ली। अब अगर एक MY फैक्टर की बात करें समाजवादी पार्टी के ऊपर एक लेवलिंग हो रखी थी कि वो MY फैक्टर यानी मुस्लिम और यादव फैक्टर पे काम करती है, लेकिन अखिलेश यादव ने एक नया कास्ट इक्वेशन बनाया जिसमें MY में 4 मुस्लिम को टिकट दिया और ये Y यानी यादव में सिर्फ यादव परिवार के 5 सदस्य थे, इसके अलावा किसी यादव को टिकट नहीं दिया। दलितों को ज़्यादा प्रेफरेंस मिला, कुर्मी और ख़ास तौर पे अगर बात करें तो OBC को अखिलेश यादव ने ज़्यादा प्रेफरेंस दिए। तो इस तरह का एक इक्वेशन उत्तर प्रदेश में दिखाई दिया। अब ज़रा बात कर लेते हैं कौन कौन से चर्चित चेहरे चुनाव हारे हैं। इसमें सबसे बड़ा नाम आता है अमेठी से स्मृति ईरानी का। केंद्रीय मंत्री हैं, भाजपा ने 2014 में भी उतारा था, तब राहुल गांधी से वो चुनाव हार गई थी, लेकिन 2019 में स्मृति ईरानी राहुल गांधी से लगभग 55,000 वोटों से जीत गई थी। दानिश अली बसपा में सांसद थे, विवाद हुआ था पार्लियामेंट के अंदर और उसके बाद कांग्रेस के नज़दीक चले गए, इंडिया अलायंस बना, कांग्रेस से टिकट मिला अमरोहा से, वो इस बार चुनाव हार गए। दिनेश लाल यादव निरहुआ आजमगढ़ से, जैसा मैंने बताया, चुनाव हार गए। नीरज शेखर पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर के बेटे बलिया से बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़े, लेकिन सपा के सनातन पांडे से वो चुनाव हारे। प्रवीण ऐरन सांसद रह चुके हैं, केंद्रीय मंत्री रह चुके हैं, बरेली सीट से इस बार उनको टिकट मिला था, लेकिन समाजवादी पार्टी के टिकट पे इंडिया अलायंस के प्रत्याशी के तौर पे बरेली से प्रवीण ऐरन चुनाव हारे। हरीश द्विवेदी बीजेपी के चर्चित नाम हैं, महामंत्री रहे हैं और 2 बार के सांसद हैं, 14 और 19 में जीते थे। बस्ती सीट से इस बार उन्हें भी मात खानी पड़ी है। इसके अलावा केंद्रीय मंत्री महेंद्र नाथ पांडे, कांग्रेस के प्रवक्ता अखिलेश प्रताप सिंह, राजवीर सिंह कल्याण सिंह के बेटे एटा से वो भी चुनाव हार गए। केंद्रीय मंत्री रह चुके रामशंकर कठेरिया इटावा से हारे। फैज़ाबाद सीट जो कि सबसे चर्चित सीट है, अयोध्या के नाम पर राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के बाद वहां से बीजेपी के प्रत्याशी लल्लू सिंह वो चुनाव हारे। केंद्रीय मंत्री निरंजन ज्योति फतेहपुर सीट से चुनाव हारी। इसके अलावा ओम प्रकाश राजभर जो अपने बयानों के लिए हमेशा चर्चा में रहते हैं, उनके बेटे इस बार NDA के प्रत्याशी के तौर पर मऊ ज़िले की घोसी लोकसभा सीट से प्रत्याशी थे, वो भी चुनाव हारे लगभग 1,65,000 वोट से। इसके अलावा बात करें तो आप देखिए कि तमाम ऐसे जो नाम हैं जिसमें गोरखपुर से काजल निषाद, हीरो बनाम हीरोइन की लड़ाई थी गोरखपुर में। रवि किशन बीजेपी के प्रत्याशी, काजल निषाद सपा की, काजल निषाद को इस बार मात खानी पड़ी। इसके अलावा भानु प्रताप सिंह वर्मा केंद्रीय मंत्री जालौन से वो चुनाव हारे। कृपाशंकर सिंह महाराष्ट्र के गृह मंत्री रह चुके थे, यूपी आए, जौनपुर से चुनाव लड़ा, लेकिन कृपाशंकर सिंह अपनी सीट नहीं बचा पाए। ऐसे तमाम सारे नाम हैं जिसमें सुब्रत पाठक कन्नौज से हारे, जयवीर सिंह योगी सरकार के मंत्री हैं वो मैनपुरी से हारे, कौशल किशोर केंद्रीय मंत्री हैं लखनऊ की मोहनलालगंज सीट से वो चुनाव हारे, संजीव बालियान केंद्रीय मंत्री हैं मुजफ्फरनगर सीट से, वो बीजेपी के प्रत्याशी के तौर पर चुनाव लड़े, वो चुनाव हारे। रायबरेली से राहुल गांधी चुनाव मैदान में थे और उनके सामने थे बीजेपी के दिनेश प्रताप सिंह जो योगी सरकार के मंत्री हैं, वो भी चुनाव हारे। प्रवीण निषाद पॉलिटिकल गॉडफादर ऑफ फिशरमैन डॉक्टर संजय निषाद के बेटे प्रवीण निषाद बीजेपी के प्रत्याशी संत कबीर नगर से वो चुनाव हारे। निपेंद्र मिश्रा जो कि राम मंदिर निर्माण समिति के अध्यक्ष हैं, उनके बेटे साकेत मिश्रा श्रावस्ती सीट से चुनाव मैदान में थे, बीजेपी के प्रत्याशी के तौर पर वो चुनाव हारे। 9वीं बार सांसद बनने जा रही मेनका गांधी को इस बार उम्मीद थी कि वो चुनाव जीतेंगी, लेकिन 8 बार की सांसद 9वीं बार सांसद बनने की तैयारी कर रही मेनका गांधी को सुल्तानपुर के लोगों ने इस बार नकार दिया और मेनका गांधी सुल्तानपुर से चुनाव हारी। इसके अलावा अजय राय यूपी कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, बड़े नेता हैं, प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ चुनाव लड़ रहे थे,
इस बार मार्जिन ज़रूर कम किया लेकिन चुनाव हार गए। और जो केंद्रीय मंत्री चुनाव हारे उसमें स्मृति ईरानी, महेंद्र नाथ पांडे, निरंजन ज्योति, भानु प्रताप सिंह वर्मा, अजय मिश्रा टेनी, कौशल किशोर, संजीव बालियान। और अजय मिश्रा टेनी की बात इसलिए क्योंकि काफ़ी विवादों में रहे लेकिन केंद्रीय मंत्री के तौर पर उनका पद बरकरार रहा। इस बार वो भी चुनाव हारे हैं। और जो चुनाव जीते हैं केंद्रीय मंत्री उनमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अलावा राजनाथ सिंह, एसपी सिंह बघेल, बड़ी जीत आगरा से दर्ज करने वाले एसपी सिंह बघेल फिर से संसद पहुंचे हैं। पंकज चौधरी महाराजगंज से केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री, वो भी चुनाव जीते। और बीजेपी की सहयोगी अपना दल की अध्यक्ष अनुप्रिया पटेल मिर्ज़ापुर सीट से चुनाव जीती। अब ज़रा शॉर्ट में हम बीजेपी के हारने और सपा के जीतने या इंडिया अलायंस के जीतने के फैक्टर्स की बात करें तो कल जब बीजेपी के दफ्तर में हम बैठे थे, बीजेपी के कुछ नेताओं से बात हो रही थी, तो ऑफ रिकॉर्ड बीजेपी नेताओं का कहना था कि जो टिकट बंटवारा हुआ वो केंद्रीय स्तर पर हुआ, राज्य की सहमति के बिना हुआ। और कई ऐसे सांसद थे जिनको टिकट दिया गया और टिकट नहीं दिया जाना चाहिए था। जो मौजूदा सांसद थे उनसे नाराज़गी थी और इस नाराज़गी को केंद्रीय नेतृत्व भाप नहीं पाया, ये एक बड़ी वजह थी। इसके अलावा ये कहा जाता है कि चुनावों की तारीखों के ऐलान से काफ़ी पहले बीजेपी ने अपना टिकट घोषित कर दिया और बीजेपी के प्रत्याशियों के सामने किसको चुनाव लड़ाया जाए इस रणनीति को तय करने में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस को काफ़ी समय मिला। और काफ़ी सोच समझ के बीजेपी के प्रत्याशियों के खिलाफ जाति और धर्म का जो इक्वेशन उत्तर प्रदेश में चलता है उसको साथ करके इंडिया अलायंस ने या समाजवादी पार्टी ने अपने प्रत्याशी उतारे। उसकी वजह से भी बीजेपी को बड़ा नुकसान हुआ। अब अगर बात करें जातियों को साधने की तो समाजवादी पार्टी का जो जाति का समीकरण था वो पहले भी बात हुई, उस पे बीजेपी ने उस तरह काम नहीं किया जितना बेहतर काम समाजवादी पार्टी ने किया। वहीं अगर समाजवादी पार्टी की बात करें तो ओबीसी समाज पे ख़ास जोर, लगभग 50% टिकट ओबीसी समाज को दिया, 17 सीटें दलित समाज को मिली, 4 मुस्लिम को, 4 ब्राह्मण को, 2 राजपूत को। इस तरह से जो इक्वेशन अखिलेश यादव ने बनाया था उसका बड़ा लाभ होता हुआ दिखाई दिया। और जो कांग्रेस के साथ अलायंस था समाजवादी पार्टी का, उस अलायंस में अखिलेश यादव ने काफ़ी अच्छा एक समन्वय बनाया और ये भी समाजवादी पार्टी और कांग्रेस की जीत का एक बड़ा फैक्टर माना जाता है। तो उत्तर प्रदेश के जो चुनावी समीकरण हैं उस समीकरण में फ़िलहाल बीजेपी को बड़ा नुकसान यूपी में, क्योंकि 2014 और 17 की तुलना में इस बार बीजेपी की सीटें लगभग आधी हो गई हैं। 33 सीटों पर बीजेपी जीती, 37 पर समाजवादी पार्टी, 6 पर कांग्रेस, 1 पर आज़ाद समाज पार्टी, 2 पर आरएलडी और 1 पर अपना दल। तो ये चुनावी आंकड़े हैं जो कि उत्तर प्रदेश से आते हैं और ये तमाम ऐसे समीकरण थे जो उत्तर प्रदेश के हैं। तो उत्तर प्रदेश में क्या हुआ ये समझने के लिए एनडीटीवी पर हम आपको लगातार अलग अलग तरीके से जानकारी देते रहेंगे। फ़िलहाल देखते रहिए एनडीटीवी, क्योंकि मेरे साथ मेरे सहयोगी राजेश गुप्ता भी हैं। हम लखनऊ में और उत्तर प्रदेश के तमाम शहरों में घूमते हैं क्योंकि हम आपको वो आंकड़े और वो जानकारियाँ लेकर के दिखाना चाहते हैं जो जानकारी शायद आपको कहीं नहीं मिलेगी। देखते रहिए एनडीटीवी।